हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से छोटे से चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि अपनी पढ़ाई चल रही थी और उसी सीक्वेंस में कक्षा 12 की फिजिक्स में आपका अपना एक अगला लेक्चर, और इस लेक्चर का नाम है कूलाम्स लॉ। आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। आइए कूलाम्स लॉ को समझते हैं बिना देर किए हुए। आइए जानते हैं क्या है कूलाम्स लॉ। कूलाम ने यह नियम क्यों दिया था, इस सभी की पूरी जानकारी आपको समझाते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, COULOMBS, कूलाम्स लॉ। ऐसा माना जाता है कि कूलाम ने अपना ये नियम जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कॉपी किया था। जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। कूलाम ने अपना नियम जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जो है इसका कॉपी किया था। आओ उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का है द्रव्यमान m1 और एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m2 है। अगर वो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखें, मतलब कुछ दूरी पर रखें, तो न्यूटन ने बताया था कि उनके बीच में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होगा, जिनका द्रव्यमान होगा, तो उनके बीच हमेशा ही एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आकर्षण बल काम करेगा उनके द्रव्यमानों की वजह से। और वह जो आकर्षण बल होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। उनका जो भी मास होगा उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी बात, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यही बल जो है जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी उसके वर्ग के कैसा होगा बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही केस को, इस नियम को कॉपी कर दिया था किसने? हमारे कूलाम भैया ने। लेकिन हमारे कूलाम भैया का कहना था कि यहाँ पर जो आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था वो द्रव्यमानों की वजह से लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कूलाम ने बताया कि उनका जो नियम लगता है दो स्थिर बिंदु आवेशों पर। किन पर लगता है प्यारे बच्चों? दो स्थिर बिंदु आवेशों पर। मेरी बात को अच्छे से समझो। कूलाम का नियम लगता है दो स्थिर बिंदु आवेशों पर। स्थिर माने रुके हुए, बिंदु माने बहुत छोटे आकार के। मान लीजिए एक मिनट के, ये आप दो मार्कर देख सकते हो, ये आप दो मार्कर देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस मार्कर से इस मार्कर को देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सा मार्कर है। इस वाले मार्कर से इसे देखूं तो ये बड़े से आकार का मार्कर है। तो इन दोनों के बीच जो है कूलाम का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बड़े आकार के दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक मार्कर को दूसरे मार्कर से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा। इतना दूर ले जाना पड़े तब कि छोटा लगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हवाई जहाज आपको दिखाता है ना आसमान में, इतना सा दिखता है, इतना छोटा सा दिखता है, मतलब वो हमें बिंदु के आकार का दिखाई देता है। और जब दो वस्तुएं बिंदु के आकार की हो जाएंगी या दो आवेश बिंदु के आकार के हो जाएंगे, तो तब जाके उनके बीच कूलाम का नियम लगेगा। तो इस बात का ध्यान देना, कूलाम का नियम कहाँ लगता है? स्थिर बिंदु आवेशों।
किनके बीच? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। मान लीजिए ये आवेश है Q1 और ये आवेश क्या प्यारे बच्चों? Q2, और उनके बीच दूरी मान लेते हैं ये R। बिल्कुल सेम ऐसे देखिए कैसे कूलाम ने न्यूटन का नकल किया। आप देखिए इन्होंने बताया था कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो इन्होंने बताया था जो आवेश हैं उनके परिमाणों के, मैंने यहाँ पर जो मॉड का चिन्ह बनाया है, मतलब यहाँ पे आपको धन ऋण का चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ उनका परिमाण लेना है। क्या लेना है प्यारे बच्चों? परिमाण लेना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ उनका परिमाण आपको लेना है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, देखो बच्चों आवेश दो प्रकार की, धनावेश ऋणावेश, इस वजह से उनके बीच दो प्रकार के बल लगते हैं, आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी। पिछले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है। अगर दोनों धन धन के होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋण ऋण के होंगे तो प्रतिकर्षण। एक धन का एक ऋण का होगा तो आकर्षण होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, किनके? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। नंबर 2, जैसे इसमें बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसमें भी बीच की दूरी के कैसा होगा बच्चों? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर जब इन्होंने दोनों समीकरणों को मिलाया, देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए क्या आता है? F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसे यहां देखिए एक बार 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो न्यूटन ने यहाँ पे लिया था कैपिटल G। क्या लिया था प्यारे बच्चों? कैपिटल G और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूलाम ने समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लिया और एक नियतांक मान लिया था a। और यहाँ देखिए मॉड Q1 Q2 को आप डायरेक्ट Q1 Q2 लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल G का मान था एक कांस्टेंट था, मतलब एक नियतांक था प्यारे बच्चों। और ये नियतांक किसी भी माध्यम में रखो, चाहे जल में रखो, चाहे वायु में रखो, चाहे आग में रखो, चाहे धरती के अंदर रखो, मिट्टी के तेल के अंदर रखो, कहीं भी रखो, कांच में रखो, कहीं भी रखो, इस G की मतलब G का मान कभी भी बदलता नहीं था, कांस्टेंट पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह एक सा था। इस वजह से इन दो द्रव्यमानों को एक निश्चित दूरी पर रखकर आप कहीं भी रखो, किसी भी माध्यम में रखो, तो बल का मान परिवर्तित नहीं होता था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो इनका जो कूलाम का जो नियम था, जो कूलाम बल था, वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग मान दे रहा था। इस वजह से कूलाम ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया और बताया। क्या बताया? देखिए यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, या तो वैक्यूम हो या एयर हो, अगर वायु या निर्वात है, ऐसा भी कह सकते हो कि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि A की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या रखेंगे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं अपन लोग एप्सिलॉन, या तो नॉट कह लो या 0। ठीक, इस देखिए सूत्र क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात, यदि जो आवेश हैं
वायु या निर्वात छोड़कर, वायु या निर्वात छोड़कर अन्य किसी माध्यम में स्थित हो। मतलब आवेश वायु या निर्वात छोड़कर किसी अन्य माध्यम में हो, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी वो या तो आप रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कैसे कूलाम भैया ने न्यूटन भैया की बड़ी चालाकी से नकल की और हम सबको अपना नियम दिया, लेकिन इनकी पूरी होशियारी निकलने वाली है आगे इसी टॉपिक में। आप ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 1/4 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये निकल के आया। तो ये यहां से लेके यहां तक आप पूरा लिखेंगे कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम मैंने आपको समझा दिया है। क्या लिखेंगे आप कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, ध्यान देना प्यारे बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण, मोड माने परिमाण, ये लगे ना आपको चिन्ह दिख रहे हैं परिमाण है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरणों को हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए नियतांक आता है। क्यों आता है, क्योंकि कूलाम का नियम अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह से काम करता है। अगर वायु निर्वात है तब ये वाला अपन लगाएंगे, वायु निर्वात छोड़ के कोई अन्य माध्यम है तो हम ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको तुम एफ मीडियम भी कह सकते हो, एफ मीडियम। ठीक है, तो यहां से आप नोट डाल के भी लिख सकते हो, लिखना है तो। अगर आप क्या करें कि जैसे अपन ने ये निकाला एफ और हमने निकाला एफ मीडियम, दोनों का भाग लगा के देखें तो क्या मिलता है, एफ का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे एफ एम का मान रख दीजिए उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये से कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एफ बटे में एफ हम, देखिए बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का, तो ये एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप चाहो तो इस एप्सिलॉन की जगह पे, एप्सिलॉन को देखो बेटा, एप्सिलॉन यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जहाँ पे जो एप्सिलॉन लिखा वहां पे आप रख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो आप यहाँ पे रख सकते हो एप्सिलॉन इंटू के अपॉन एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, तो हमने देखा कि एफ बटे में एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर में के आया। अच्छा, इस के को जो हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको अपन बोलते हैं सापेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है प्यारे बच्चों, सापेक्षिक वैद्युतशीलता, और इसका जो है मात्रक नहीं होता। ठीक है बेटू, तो प्यारे बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और भी यहाँ पे जानने लायक बात है कि यहाँ पे जो के आपको दिख रहा है कि यहाँ पे परावैद्युतांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक है,
अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होता है। जैसे देखिए, अगर मैं धातु की बात करूं, मेटल्स, धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। धातुओं के लिए के का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है। और इस बात का ध्यान देना कि के का मान, जो के की वैल्यू होती है, वो बेटा हमेशा 0 से बड़ी होती है। 0 से हमेशा बड़ी होती है और 1 से बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन कभी भी के का मान 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो के का मान 0 से हमेशा बड़ा रहेगा और के का मान कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा। के का मान कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है। तो के का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, या फिर 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। और देखिए, अधातुओं के लिए के का मान हमको सवालों में दिया रहता है, या फिर एक इसका ऑप्शन आता है पूछने के लिए कि बताइए के का मान क्या होगा। तो के का मान जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के लिए, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव मान, सबसे बड़ा पॉजिटिव एक विकल्प है। इसमें कई बार पूछने के लिए आया है कि के का मान नहीं हो सकता है, तो उसमें एक ऑप्शन था, मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है वही पॉजिटिव नंबर उसका आंसर होता है। तो फिलहाल में इतनी जानकारी आप लोग लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक आप लोग कूलाम्स लॉ पढ़ चुके होंगे और आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं। बाकी की जानकारी अगले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।